उन्हीं समस्याओं को जानने के बाद उनके निदान के लिए या उनसे छुटकारा पाने के लिए हम परिणाम निरपेक्ष नैतिकता का एक दूसरा मॉडल लेके आएंगे, जो बाहर से दबाव बनाने के बजाय अंदर से दबाव बनाएगा। बाहर से दबाव बना के आपको बांधने के लिए, नियंत्रित करने के लिए विधियां, नियम विनियम थे, अंदर से आप पर दबाव पैदा करने के लिए अंतरात्मा की आवाज होगी। उस पर तब जाएंगे और तब सीखेंगे कि उसका नैतिकता का मॉडल क्या है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं। हम शुरुआत करें कैसे? विधि नियम विनियम के नैतिक ढांचे की समस्या, उसके दोष, उसकी कमियां। उन कमियों की अब बात नहीं कर रहे हैं जो कमियां विधियों की थी, जिनके कारण नियम विनियम आए थे। वो पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, उसको वहां से कनेक्ट कर लीजिए। एक आर्गुमेंट एआरसी में दिया गया। अब एआरसी बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है, कई बार आपको सजेस्ट किया कि एआरसी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि छठे और सातवें यूनिट के लिए एआरसी पढ़ने से इतना मैंने समझाया है, उस बात के साथ कुछ तथ्यात्मक बातें और जुड़ जाएंगी और आपकी समझ थोड़ी और विकसित हो जाएगी। ठीक है, तो एआरसी पढ़िएगा, लेकिन एआरसी का एक तर्क मैं आपको बताता हूं। उसमें लिखा है, समझा देता हूं उसकी मूल भावना क्या है। एआरसी कहती है कि देखिए, विधियां, नियम विनियम की नैतिकता तभी काम करेगी जब विधि, नियम और विनियम की संख्या इतनी कम हो कि हमारे शर्ट की ऊपर वाली जेब में आ जाए। इतनी कम हो, शर्ट की ऊपर वाली जेब में आप सारी विधियों, नियमों विनियमों को रखना चाहें, ऊपर वाली जेब में आ जाए, तब काम करेगी इसकी नैतिकता। क्यों? ये आलोचना समझाता हूं। और दूसरा, इतनी सरल हो ये विधियां कि किसान को भी समझ में आ जाए, मजदूर को भी समझ में आ जाए। तो विधियां सरल होंगी और संख्या में बहुत कम होंगी, तभी काम करेगी। पहले मैं लिख देता हूं, फिर समझाता हूं ऐसा क्यों कहा गया। और आप जानते हैं विधियां इतनी ना तो कम है, ना इतनी सरल है। वही बात लिखी जो बोली थी, विधियां इतनी सीमित या कम हो कि शर्ट के ऊपर वाली जेब में आ जाए, और इतनी सरल हो कि किसान भी इनको समझे। ऐसा होने पर ही ये मॉडल काम करेगा, अगर ये नहीं तो मॉडल काम नहीं करेगा। जरा समझो कैसे, क्या आइडिया इसके पीछे। इसके पीछे आइडिया ये है, इस आलोचना का पीछे का जो आधार है, आधार ये कहता है कि अगर आपने विधियां बनाई तो विधियों का लोग लूपहोल ढूंढते हैं। जब आप विधि की नैतिकता का प्रयोग करेंगे ना, कानून बनाएंगे, तो जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं, क्योंकि विधियां आपके भीतर तो कोई बदलाव कर नहीं रही, ऐसा तो है नहीं कि आपको विधियों से बांध दिया गया तो आपके भीतर चेतना बदल गई। आपके अंदर इतनी नैतिकता पैदा हुई विधि का पालन करते करते कि आप एकदम नैतिक इंसान बन गए। आपने पढ़ा था कि बाहर से जो नैतिकता दबाव डाल के भय से काम करवाई जाती है, भय से लाई जाती है, वो नैतिकता हमारे अंदर कोई चेंज नहीं करती। कहाँ पढ़ा था? गांधी में। गांधी ने कहा था कि, गांधी कहते हैं कि विधियों की नैतिकता इसलिए ठीक नहीं क्योंकि आदमी के चरित्र की उत्कृष्टता नहीं पैदा करती है, कि सिर्फ उसको डरा देती, धमका देती। तो विधियां तो डराने धमकाने वाली, डराने धमकाने वाली विधियां जब आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करती, संवेदनशीलता नहीं लाती, सिर्फ आप डर के, क्योंकि आपको बांध दिया गया, कह दिया इसी का पालन करना है, तो परिणाम क्या होता है? एक ऐसा आदमी वो विधियों में लूपहोल ढूंढता है, लूपहोल ढूंढता है कि ऐसा कैसे किया जाए कि हमारा लाभ या हित पूरा हो जाए, और विधियों की किसी कमजोरी का फायदा उठा के हम अपना लक्ष्य पूरा कर लें, विधि भी ना टूटे। जैसे सीए क्या करें, राज्य ने मान लो टैक्स की विधि बनाई, सीए क्या करें, उस टैक्स में जहां राज्य के टैक्स के कानून में जहां गुंजाइश होगी उसका इस्तेमाल करेंगे और अपने क्लाइंट का इनकम कम दिखा देंगे, या कोई ऐसी छूट में अप्लाई कर देंगे जिस छूट को कानून कवर एक तरीके से मान लो ऐसा है कि वो उस पर बहुत स्पष्ट नहीं है, उसका फायदा उठाया और अपने क्लाइंट को लाभ दिलवा दिया। बदले में क्लाइंट ने क्या किया, सीए को कुछ पैसा दे दिया, दोनों का हित पूरा हो गया। लेकिन राज्य ने जो कानून बनाया था उसका कोई लूपहोल था, उसी लूपहोल को इस्तेमाल करके आपने टैक्स बचा लिया। इसी का प्रयोग करके वकील कोर्ट में जब जिरह करेंगे, बहस करेंगे, तो किसी कानून की कमजोरी का हवाला देते हुए कहेंगे कि ये तो कानून ये है, इसका अगर उल्लंघन नहीं किया तो फिर हमारे क्लाइंट ने जो काम किया भले आपको गलत लगता, लेकिन वो तो अपराधी नहीं। वकील क्या करेंगे, कानून की कमियों को एक्सपोज करने, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। तो जब आप लूपहोल कानून का इस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं अपने हित के लिए, तो राज्य को क्या करना पड़ता है, उस लूपहोल को दूर करने के लिए नई विधि बनानी पड़ती है। परिणाम स्वरूप विधि की जटिलता बढ़ती चली जाती है। एक विधि बनाई, विधि में कुछ कमियां थी, इसका लोगों ने फायदा उठाया, उस कमी को दूर करने के लिए दूसरी विधि बनाई, विधियों की संख्या बढ़ती जाएगी। क्योंकि जो विधि तोड़ने वाले लोग हैं वो दिमाग लगा रहे हैं कि कहां विधि कवर नहीं करती, किस क्षेत्र को जिसका फायदा उठाया जा सके, क्यों उसका फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि वो लोग
जिनको आप विधि का पालन करवाना चाहते हैं उनके अंदर कोई संवेदनशीलता नैतिकता पैदा नहीं हुई, इसलिए सिर्फ विधियों का पालन मजबूरी में कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप वो राज्य जो ऐसा करेगा उसको बार बार अपनी विधियों को बढ़ाना पड़ेगा, और ऐसा करते करते आप पाएंगे कि विधियां इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि हमको उनको कई हिस्सों में बांटना पड़ता है। हम कहेंगे कॉर्पोरेट लॉ है, ये सिविल मैटर का लॉ है, ये क्रिमिनल लॉ है, ये कंपनी लॉ है, चली जा रही विधियां। इतनी विधियां हो जाएंगी कि एक वकील भी अगर क्रिमिनल केसेस का वकील है तो सिविल मैटर के लिए वकालत नहीं कर पाएगा, सिविल वाला वकील किसी दूसरे कंपनी लॉ वाले मामले में काम नहीं करेगा, कंपनी वाला कॉर्पोरेट लॉ में काम नहीं कर पाएगा। पर्यावरण के लिए दूसरा वकील चाहिए आपको, पर्यावरणीय मुद्दों का मामला होगा कहीं तो। अब जरा बताइए, जब एक वकील को सब कानून नहीं पता, कोर्ट अलग अलग बनने लगे, ये कोर्ट है जो फैमिली मामलों की सुनवाई करेगी क्योंकि फैमिली लॉ अलग है, ये कोर्ट है जो पर्यावरण की सुनवाई करेगी, ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये कोर्ट है जो फौजदारी मामले सुनेगी, ये कोर्ट है जो फला मामले सुनेगी। जज को सारा नियम कानून नहीं पता, वकील को नहीं पता, तो बताइए इतने कानून को जिस नागरिक और जिस सिविल सेवक के लिए बना रहे हैं वो कहां जाने। जैसे कानूनों की संख्या बढ़ती जाती है, जटिलता उनकी बढ़ती जाती है, उन कानूनों के पालन की नैतिकता संभव नहीं। अरे भाई, मैं मान लो एक नागरिक के तौर पर कानून की नैतिकता का पालन करना चाहता हूं, तो तुमने कानून बना दी 25,000, सारे कानून मिला जुला के 20-25,000, जान नहीं सकता जिंदगी भर उनको, क्योंकि कानून है उसमें सब क्लॉजेस की धाराएं हैं, इतनी धाराएं इतने कानून, पूरे राज्य की बात कर रहा हूं। पर्यावरण का नियम अलग से पूरा उसका पथन्ना है। आप अगर दिल्ली में नोएडा में रहेंगे अपार्टमेंट सोसाइटी में उसके अलग नियम है, उसका अलग एक्ट है। तो आप सोसाइटी में अपार्टमेंट रहते तो उसका एक्ट अलग से जानिए, सड़क पर निकल रहे मोटर एक्ट है उसको अलग से जानिए, क्योंकि आप गाड़ी भी तो चलाएंगे, आप घर में तो रहेंगे। इतने एक्ट और लॉज हैं, एक सिटीजन चाह कर भी इतने लॉज को जान नहीं सकता, इसका पालन कैसे करो। ये बात सिविल सेवा के साथ लागू। ये देश जो ऐसे लॉ से नैतिकता लाना चाहता है, वकीलों का स्वर्ग बन जाएगा, जहां वकील उसी का फायदा उठा के तमाम केसेस का मुकदमा लड़ेंगे, क्योंकि आम आदमी को लॉ बताएंगे, उनकी कमाई बढ़ जाएगी। लॉ इतना ज्यादा होगा तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की चांदी हो जाएगी, क्योंकि आप गाड़ी लेकर सड़क पर निकलिए, आपको पता नहीं गाड़ी से संबंधित नियम कोई ना कोई टूट जाएगा ही। ट्रैफिक वाला आपको रोक लेगा, आपका ट्रक है जिससे आप माल भरा ढोते हैं, रोक लेगा। इतने नियम है उसके, फिटनेस के, टायर प्रेशर के, तमाम तरह के सेफ्टी के, कोई ना कोई नियम दिखा देगा तुमने तोड़ दिया है, तुमको मजबूरी 500 रुपये 1000 रुपये उसको देना पड़ेगा। जैसे ट्रक वाला भारत में ट्रक लेकर निकलता है, वैसे ही अलग अलग जगह जहां जहां उसको पुलिस वाले रोकते हैं सब जगह 50-100 रुपया देता है। तो अगर वो 1000 किलोमीटर जा रहा है ट्रक लेके सामान का, तो 5-10 हजार रुपया घूस अलग से लेके चलता है, फिर देना पड़ेगा 5,000 रुपया 1000 किलोमीटर, अलग अलग जगह रुका जाएगा, सब जगह 50-100 तो क्यों दे रहा है वो? क्या वो अपने सारे नियमों का पालन करके ट्रक को ठीक नहीं कर सकता? नहीं, वो कितना भी कर ले, कोई ना कोई नियम उसको दिखा दिया जाएगा, उसकी व्याख्या दिखा दी जाएगी। तो ये जो आइडिया है, ये आइडिया कानूनी नैतिकता को सरल नहीं रहने देता। जैसे जैसे नियम जटिल होते जाएंगे उसका पालन करना संभव नहीं। दूसरा, नियम की संख्या बढ़ गई और जटिलता बढ़ गई, दोनों बात दिखाई आपसे। तो किसान आदमी अगर नैतिक बनना चाहे और आप विधि के शासन की नैतिकता ले आएंगे तो कैसे नैतिक बनेगा? इसका फायदा क्या होगा? इसका दुष्परिणाम क्या होगा? इसका फायदा ब्यूरोक्रेसी उठाएगी। वो नियमों कानूनों से नैतिक तो नहीं बनेगी, लेकिन नियमों कानूनों का हवाला दे के जनता से घूस लेगी, नियमों कानूनों का हवाला देकर जनता को हरास करेगी, किसी न किसी नियम का हवाला देकर आपका काम रोक देगी। घूसखोरों का स्वर्ग बन जाएगा राज्य, ऐसा कानूनी राज्य। इसलिए आरसी कहती है कि इस तरह के कानूनी मॉडल में अगर आप नैतिकता को कानून से जोड़ देंगे तो लीगलिटी और मॉरलिटी के बीच का फर्क खत्म हो जाएगा। जो कानूनी है वही नैतिक है। तो आदमी अंदर से जानता रहेगा कि काम वो गलत कर रहा है, लेकिन कहेगा प्रूव करो। हमारे देश के बहुत सारे नेता ऐसा कहते हैं, उनके ऊपर कोई अभियोग लगता है, जानते हैं उन्होंने गलत काम किया, लेकिन कहते हैं अभी अदालत से प्रूव नहीं हुआ। बड़े बड़े भारत के माफियाओं को जो राजनीति में आ गए, आप ये कहते सुनेंगे कि अभी अदालत से दोषी साबित नहीं हुआ हूं, सब जानते हैं अपराधी है, खुलेआम कहता है, क्योंकि आपने नैतिकता और विधि को समानार्थी बना दिया। तो क्या कह रहा हूं? सिद्ध करो विधि मैंने तोड़ी है, जब सिद्ध कर दोगे तो दोषी मानूंगा, सिद्ध करने में क्या कहेगा? हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। कोर्ट से अगर उसको सजा नहीं हो पा रही है तो आप उसको कभी अनैतिक नहीं कह पा रहे। विधिक नैतिकता में इसी का फायदा करप्ट मंत्री उठा रहे हैं, करप्ट आईएएस उठा रहे हैं, अपराधी उठा रहे हैं। ये सारी विधि की नैतिकता में दावा करते हैं कि इनमें कोई गलत नहीं, क्योंकि आपने सारी नैतिकता को विधि तक समेट दिया है। इसका दुष्परिणाम है। तो आपने जो देखा इसका जैसे 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 विधियों की संख्या बढ़ेगी, इनकी जानकारी सामान्य नागरिक को नहीं हो सकती। इससे सिविल सर्वेंट्स और पावरफुल बन जाते हैं। विधि जितनी जटिल होगी उसकी व्याख्या करने में ज्यादा बुद्धिमान आदमी चाहिए। एक किसान क्या व्याख्या करे? ज्यादा बुद्धिमान आदमी को आपने फायदा दे दिया। कम समझदार नागरिक जिनको इतनी विधियां पता नहीं है, उनको आसानी से बदलाया जा सकता है, उनसे घूस मांगा जा सकता है, इसलिए मॉडल काम नहीं करेगा। दूसरा,
ये आइडिया कि आप पूरा राज्य विधियों से चलाएंगे, ठीक है, उससे सिविल सेवकों को कुछ हद तक आप कंट्रोल कर लें, लेकिन विधियां तो नागरिकों के लिए भी होंगी ना, केवल सिविल सेवक के लिए तो नहीं होंगी। और ऐसी विधियां जितनी बढ़ती जाएंगी, विवाद बढ़ते जाएंगे, और कोर्ट में आप जाएंगे, विधियां इतनी हैं तो उसके लिए जिरह करने के लिए वकील चाहिए। 5-5, 10-10 साल सुनवाई चलेगी तो फैसला होगा, राज्य में लोगों को न्याय मिलना बंद हो जाएगा, विधि की व्याख्या करने का स्कोप इतना बढ़ जाएगा, तो ये राज्य क्या है, वकीलों का स्वर्ग बन जाएगा। इससे नागरिकों के लिए न्याय जैसी बुनियादी चीज जुटाना संभव नहीं हो, तो न्याय का ढांचा हमारा चरमरा जाए। तो एक जगह आप ठीक कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट को आप बांधना चाहते हैं, उसी ब्यूरोक्रेट को बांधने के क्रम में आप विधियों की संख्या बढ़ाएंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेट छोटा बड़ा आदमी नहीं, समझदार है, पढ़ लिख के गया है, उसको विधियों के लूपहोल का पता है, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, उसको जब उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा तो आप विधियों में और सुधार करेंगे, जटिल करते जाएंगे, जितना जटिल करते जाएंगे उसका ज्ञान उसी को होगा, वो शोषण करेगा नागरिकों का उन्हीं विधियों का फायदा लेके। दूसरा, जब विधियां इतनी जटिल होती जाएंगी, इतनी ज्यादा होती जाएंगी, कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, तो टकराव होगा विधियों के बीच में, और अलग अलग लोग, इन्हीं ताकतवर आदमी को क्या पता होगा, इतनी ज्यादा विधियां किसी जमीन कब्जा कर लें, उसको प्रूव करने में कि हमारी जमीन है, 15 साल मुकदमा लड़ना पड़ेगा। ठीक है, लड़ लोगे, जीत जाना, तुमको हो जाएगा फैसला, हमारा क्या, हमारी जमीन तो थी नहीं, हमने तो वाद दायर कर दिया न्यायालय में, हार जाएंगे तो हार जाएंगे, लेकिन अगर तुम बीच में भाग गए तुम्हारा फायदा है। जैसे भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप एयर टिकट कराएंगे, आपके एयर टिकट को उन्होंने गलत तरीके से, कैंसिलेशन के बावजूद आपको गलत तरीके से कॉम्पनसेशन नहीं दिया, पूरा टिकट का मूल्य नहीं लौटाया, आपने कोई सामान खरीदा, कंपनी ने ठीक समय से आपका रिफंड नहीं किया, उसको पता है कि आपने जाए कोर्ट निपटे, कोर्ट से जाएगा तो कह देंगे पैसा ले लीजिए। तो आप छोटी छोटी बातों के लिए न्यायालय तो नहीं जा सकते, और अगर जाने लग जाए तो फिर कोर्ट में इतने केसेस हो जाएंगे, उनका फैसला नहीं हो पाएगा। तो पूरा मॉडल पूरे हमारे न्यायिक सिस्टम पर इतना दबाव डालता है कि वो चरमराने लगता है। तो ये मॉडल है वैधानिकता और नैतिकता को समानार्थी बना देता है, तो इस मॉडल में जो विधि है वही नैतिकता है। क्या हो गया, जब तक कोई व्यक्ति विधि के उल्लंघन का दोषी सिद्ध ना हो जाए इस मॉडल में, तब तक आप उसको अनैतिक नहीं कह सकते, अनैतिक नहीं कहा जा सकता। विधियों पर आधारित नैतिकता का मॉडल वैधानिकता में नैतिकता को समानार्थी बना देता है। अतः जब तक कोई व्यक्ति विधि के उल्लंघन का दोषी सिद्ध ना हो जाए तब तक उसे अनैतिक नहीं कहा जा सकता। तो क्या हो जाएगा, हर व्यक्ति जो विधि तोड़ रहा है और विधि तोड़ने के बाद शक्तिशाली है, न्यायालय में 10-20 साल केस लड़ सकता है, ऐसे व्यक्ति को भी आप अनैतिक नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक जजमेंट नहीं आ जाएगा और उसको किसी विधि के उल्लंघन का दोषी ठहरा नहीं दिया जाएगा तब तक ना तो वो अपने आप को गलत मानेगा, ना राज्य उस पर उंगली उठा सकता है, ना न्यायपालिका उस पर उंगली उठाने देगी। तो एक अनैतिक कृत्य को जानने के लिए कि आपने अनैतिक काम किया, आपको 20 साल इंतजार करना पड़ेगा, ऐसी नैतिकता काम नहीं करेगी, इसमें आपका मूल्यांकन 20-20 साल बाद होगा, तो वो नैतिकता काम नहीं करेगी, इसलिए गड़बड़ है। अगला, अगर मैंने पॉइंट डाले होंगे, चलिए आरसी का तर्क था, पॉइंट नहीं डाला तो ऐसे लिख देता हूँ। इस मॉडल की नैतिकता का पालन करने पर व्यक्ति कोई नैतिक काम कर रहा है, नैतिक कैसे पता चलेगा, विधि का पालन कर रहा है। विधि के पालन करने वाले व्यक्ति को भी आप नहीं जान पाएंगे कि क्या वाकई नैतिक है, हो सकता है विधि का पालन कर रहा हो लेकिन अनैतिक आदमी, घोर अनैतिक आदमी, क्योंकि उसके अंदर चेतना जो है पूरी तरह खराब हो, फिर भी विधि का पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि विधि का उल्लंघन करेगा तो दंड मिलेगा, दंड से बचने के लिए आप विधि का पालन कर रहे हैं, इसलिए उसके चरित्र में नैतिकता है, इसकी गारंटी नहीं होगी। तो कार्य नैतिक, आदमी अनैतिक, तो क्या पाएंगे आप, अनैतिक व्यक्ति भी नैतिकता का पालन करते हुए दिखेगा, जो आदमी होगा नैतिक लेकिन पालन कर रहा होगा भी नैतिकता का, जिस नैतिकता में दंड के भय से अनैतिक व्यक्ति भी नैतिकता का पालन करते हुए दिखेगा, इसकी आलोचना होगी। हम तो चाहते हैं क्या, जो नैतिक काम करे नैतिक हो, लेकिन यहाँ नैतिक काम कर रहे हैं क्योंकि कानून का डंडा है, भय है उसका, आप नैतिक है नहीं, आप सिर्फ नैतिकता का दिखावा कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने काम नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी।
तो आंतरिक परिवर्तन नहीं है। व्यक्ति की चेतना का परिष्करण नहीं हो, रिफाइनमेंट नहीं है। नैतिक काम करने के बाद आपकी चेतना खराब की खराब है। तो इस तरह के समस्याओं के कारण क्या माना जाता है कि अगर आप विधियों की नैतिकता, नियमों विनियमों की नैतिकता लेके आएंगे और उससे सिविल सेवकों में विवेकाधीन शक्ति खत्म करेंगे, उनको विधियों से बांध कर नैतिक बनाने की कोशिश करेंगे, तो वही विधियां तो राज्य के लिए भी नैतिक ढांचा बनाएंगी। और ऐसा मॉडल नैतिकता से विधियों से आप राज्य में नैतिकता ले आएंगे तो नागरिकों के चारित्रिक नैतिक विकास में बाधक बन जाएगी, क्योंकि वो नैतिकता का मतलब ही मान लेंगे विधियों का पालन। और विधियों के पालन में हमेशा जरूरी नहीं है कि व्यक्ति में इरादा भी नैतिक हो। अनुचित इरादे से काम करने वाला व्यक्ति भी विधियों की नैतिकता का पालन कर रहा हो तो आप उसको नैतिक कहेंगे। इसी नियमों विनियमों विधियों का प्रयोग करके ब्यूरोक्रेट अपनी ताकत और बढ़ा लेंगे, नागरिकों का शोषण करेंगे। कहा कि पूरा देश या राज्य वकीलों का स्वर्ग बन जाएगा क्योंकि विधियों की बहुलता बहुत ज्यादा होगी। तो ये सारी जो आलोचनाएं हैं, इस कारण से कहा गया कि दूसरा मॉडल ले आओ जिसमें आदमी के अंदर से नैतिकता आए, अंदर से उस आदमी को बदल दो, जिससे अंदर से बदला हुआ आदमी ना सिर्फ नैतिक आचरण करे बल्कि नैतिक हो भी। और अगर वो वाली नैतिकता आ जाएगी तो एक किसान को भी कानून पढ़ के नैतिक नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अंदर से वो भी वैसे नैतिक हो जाएगा जैसे ब्यूरोक्रेट होता है। दोनों के लिए एक समान होगा, अंदर से नैतिकता आएगी, ब्यूरोक्रेट के लिए भी आएगी, वकील के लिए भी आएगी, जज के लिए भी आएगी, पॉलिटिशियन के लिए भी आएगी, किसान के लिए भी आएगी। उसमें पढ़ाई लिखाई कानून के ज्ञान अज्ञान से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अंदर से आने वाली नैतिकता चेतना से आएगी, चेतना की अच्छाई से आएगी। और चेतना की अच्छाई तो किसान में भी हो सकती है, उसका पढ़ाई लिखाई से कोई सीधा संबंध नहीं, उसका कानून जानने से कोई सीधा संबंध नहीं है। तो ये वाला जो मॉडल है, इस मॉडल पर हम लोग जा रहे हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इन्हीं समस्याओं के कारण परिणाम निरपेक्ष नैतिकता का एक दूसरा मॉडल लोक प्रशासन नैतिकता के लिए प्रयोग किया जाता है, या नैतिक सुदृढ़ीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है, नैतिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो आंतरिक चेतना के स्रोत से नैतिकता लाता है, आंतरिक चेतना के स्रोत से नैतिकता लाता है। इन्हीं समस्याओं के कारण परिणाम निरपेक्षतावादी नैतिकता के दूसरा मॉडल लोक प्रशासन नैतिकता के लिए प्रयोग किया जाता है, जो बाह्य दबाव से नैतिकता लाने के बजाय आंतरिक चेतना के परिष्करण से, शुद्धिकरण से नैतिकता लाता है। इसे परिष्करण या शुद्धिकरण जोड़ लेना। आप कहेंगे सर बहुत जल्दी जल्दी आप हटा दे रहे हैं स्लाइड, इसलिए हटा दे रहा हूँ क्योंकि स्लाइड तो तुमको पीडब्ल्यू छाप के दे ही देता है। तो ऐसा थोड़े है कि अगर आप देख नहीं पाएंगे, इस पर लिख नहीं पाएंगे तो आपको मिलेगा नहीं। आपको तो अगले दिन पीडीएफ में सब मिल जाता है, उससे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए आप इस बात के लिए बहुत नाराज निराश मत होइएगा कि हम चैट कर नहीं पा रहे हैं और शिक्षक तानाशाह हो गए। हमारे चैट के अधिकार को छीन लेने के कारण इन्होंने मनमानी शुरू कर दी है, हमारी आवाज़ दबा दी है और रिकॉर्डेड क्लास में जो मन होता है उसे पढ़ा देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके वो अधिकार पीडीएफ के फॉर्म में, पोथी के रूप में आपको मिल जाएंगे, उनसे आप पढ़ के इसको देख लीजिएगा। चलिए अब आइए जरा अगली बात पर। तो ये बात समझ में आ गई आपको, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। तो यही दूसरी वाली नैतिकता कहाँ से आएगी, क्या है? इसी मॉडल को हम कहते हैं अंतरात्मा की आवाज या विवेक की आवाज। नैतिकता का यही दूसरा मॉडल अंतरात्मा की आवाज का मॉडल है। ठीक है, ये वॉइस ऑफ कॉन्शियंस का मॉडल है जिसमें अंतरात्मा की आवाज आती है। तो हम समझना चाहेंगे, जैसे विधि विनियम नियम की नैतिकता में गए थे, समझने की कोशिश की थी ना, विधि क्या है, नियम क्या है, विनियम क्या है, विधि नियम एक दूसरे से अलग कैसे हैं और इनकी नैतिकता कैसे काम करती है, उसका संकट क्या है, वैसे यहाँ समझना पड़ेगा। यहाँ क्या समझना पड़ेगा, अंतरात्मा क्या होती है, अंतरात्मा की आवाज से क्या मतलब है, अंतरात्मा की आवाज से कोई नैतिक कैसे बनता है, इसकी अच्छाई क्या, इसके गुण क्या है और फिर उसका दोष क्या है, कहाँ ये काम नहीं करेगी। तो 4 सवाल बेसिकली बनेंगे।
कहाँ काम करती है नैतिकता और कहाँ काम नहीं करती। ठीक है, ये बात भी हम समझ लें, तुम्हारा ये टॉपिक जो सबसे बड़ा टॉपिक है यूनिट 6 का, पूरा हो जाएगा। बड़ा टॉपिक तो नहीं कह सकते, बड़ा टॉपिक तो बेसिकली जो इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म वाला सबसे बड़ा टॉपिक जिसको हम लोगों ने ब्रीफ में पढ़ा है। राजनीति में सुधार कैसे करोगे, चुनाव सुधार कैसे करोगे, पुलिस सुधार में क्या होगा, वो ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमने उसमें कुछ बातों को आपको छोड़ दिया, कहा कि आपने से पढ़िएगा, हिंट दे दिया सबका, पुलिस सुधार का क्या मतलब है। राजनीतिक सुधार में आपको समझाया कि कैसे चुनाव सुधार करना पड़ेगा, पार्टी फंडिंग का तरीका बदलना पड़ेगा, तो आपको हिंट पर्याप्त दिया है। वो वाला टॉपिक ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो ये दूसरा बड़ा टॉपिक है जो आपके। अच्छा, इस पर जाने से पहले एक और बात मुझे याद आई कि जब हम कानूनों की नैतिकता की समस्या पढ़ रहे थे, विधियों की नैतिकता की, उसकी एक इंपॉर्टेंट समस्या है। हो सकता है आगे आप कोई गाइड या किताब पढ़ें तो आपको दिख जाए, उसको देखने के बाद आपको लगे सर ने इसको पढ़ाया नहीं, आपके दिमाग में ऐसा डाउट आए, क्योंकि आपके दिमाग में जितना पढ़ा देता हूँ उसका डाउट नहीं आता है, और आपको आता भी नहीं है। ऐसा नहीं डाउट नहीं आया तो आपको आता हो, ये पूछता हूँ तो जो पढ़ाया सब साफ रहता है, लेकिन डाउट नहीं रहता आपके दिमाग में, मुझे पूछा ही नहीं तो डाउट क्या रहे। लेकिन जो नहीं पढ़ाता हूँ, एक भी टॉपिक अगर मैंने छोड़ दिया तो उसका बहुत डाउट आपके दिमाग में आता है, ये नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं पढ़ाया, इसमें क्या क्या होगा। तो आपका दिमाग ना काम ही डिफरेंट तरीके से करता है। पता नहीं इंसानी दिमाग कैसे है, लेकिन किस तरीके से है। लक्षण इसके सारे एलियंस वाले हैं कि आप दूसरे ग्रह से कोई प्राणी थे, आए और अचानक पीडब्ल्यू ने आपको पकड़ लिया, आपको कोचिंग बैठा दिया। अब आपके सोचने का तरीका यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह नहीं, किसी दूसरे ग्रह के प्राणी की तरह, जिसको जितना बताया जाएगा उसको नहीं देखेगा, जो बात नहीं बताया जाएगा उसी में चिंता मग्न रहेगी, ये क्यों नहीं बताया, इसको ही पढ़ना सब जरूरी था। तो चलिए, तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, कहीं आपके दिमाग में अगर ऐसी बात आ जाए तो आप उसको समझ पाए। देखो, कानून का जब नैतिकता तुम पढ़ोगे किसी गाइड या किताब से, तो वहाँ दिया जाएगा कि हमारी जो विधियां बहुत सारी तरह की होती है। उसमें कैनन लॉ है, सिविल लॉ है, पॉजिटिव लॉ है, बहुत सारे तरह के, प्राइमरी लॉ है, सेकेंडरी लॉ है, टर्सरी लॉ है। अब इनके सबके अलग अलग मामले मायने हैं। नेचुरल लॉ का अलग मायने है, कैनन लॉ का अलग मायने है, डिवाइन लॉ का अलग मायने है। बहुत सारे तरह के कानून है, ईश्वरी कानून है, किताबी कानून है, सिविल कानून है, या विधियां हैं, प्राकृतिक विधियां हैं, नेचुरल लॉ है। अलग अलग तरीके के इनके विभाजन है, जिनको फैक्चुअली से पढ़ लीजिएगा अपनी किताब से कि इनका क्या मायने। जो समस्या है, मूल समस्या है, वो समस्या ये है, कई तरह की समस्याओं में इंपॉर्टेंट समस्या, कि प्राइमरी लॉ में दुनिया भर में कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम लॉ में नीचे उतरते हैं सेकेंडरी और टर्सरी की तरफ, वैसे वैसे डिस्प्यूट बढ़ने लगते हैं, वैसे संकट गहराने लगता है। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए दुनिया में सबके साथ प्रेम करना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए, ये प्राइमरी लॉ होगा, सार्वभौमिक किस्म का है, सामान्य किस्म का है। इसको लेकर दुनिया में ज्यादा लोग मतभेद नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे ना कुछ लोग साथ न्याय होना चाहिए, कहेंगे हाँ सबके साथ न्याय होना चाहिए, सही बात है। फिर सबके साथ न्याय होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? जो लोग पिछड़ गए, दलित लोग, स्त्री लोग, उनके साथ न्याय करने का मतलब क्या है? इसके लिए सबके साथ न्याय होना चाहिए में आपको नीचे उतरना पड़ता है। स्त्रियों के साथ अगर अन्याय हुआ तो उनको न्याय कैसे देंगे? आरक्षण दे दें क्या? दलितों को आरक्षण दे दें क्या? जैसे आप नीचे उतरते हैं वैसे आपको सबके साथ न्याय होना चाहिए, सामान्य विधि का स्पेशल वर्जन तैयार करना पड़ता है देश काल परिस्थिति के हिसाब से, और वही विवाद आना शुरू हो जाता है। जैसे आप कहेंगे दलितों को न्याय देने का मतलब आरक्षण दे देना चाहिए, वैसे एक बार खड़ा हो जाएगा, कहेगा नहीं नहीं नहीं, आरक्षण दोगे तो निष्पक्षता का नियम तोड़ रहे, किसी और ने अस्पष्टता के नियम का पालन किया, दंड हमको दे रहे हो, हम ज्यादा टैलेंटेड हैं फिर भी हमको नौकरी में नहीं रख रहे हो, कह रहे हो उसको रखेंगे क्योंकि वो दलित है, गलत है, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। तो आपने जैसे ही न्याय के नियम को सामाजिक न्याय पर अप्लाई किया और कहा कि आरक्षण का नियम बनाएंगे, विवाद शुरू हो गया। फिर और नीचे जब आप उतरेंगे, आरक्षण में कितना आरक्षण दें? आबादी के बराबर दे दें, 10% दें, जिससे धीरे धीरे जाति का उत्थान हो। जो आरक्षण मिल चुकी है एक बार पीढ़ी, उसको बाहर कर दें। क्रीमी लेयर का जो आइडिया है, कितनी आय तक रखें, 5 लाख 8 लाख, इसको क्रीमी लेयर माने। जैसे आप और नीचे उतरेंगे, चलिए आरक्षण तो ठीक है, चलिए संभाल लिया, अब आरक्षण को लागू कैसे करें? किन जातियों को पिछड़ा माने, पिछड़ेपन की पहचान कैसे करें? कोई जाति कब आरक्षण से बाहर आ जाएगी इसका पता कैसे लगाएं? जैसे आप नीचे के लिए उतरते जाएंगे कानून बनाने के लिए, वैसे विवाद बढ़ता जाएगा। कोई जाति हो सकती है, कहते भले हम आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ लेने वाली जाति है, लेकिन हमको बाहर नहीं निकाल सकते, हम अभी पिछड़े, अभी भी शूद्र हैं। वो पिछड़ी जातियों का हक खा जाएगी, लेकिन आप कहेंगे कि आप पिछड़े नहीं रह गए, तो कहेंगे नहीं हम पिछड़े। वही जाति अपनी गरिमा की बात करते समय कहेगी हम श्रेष्ठ जाति हैं, फला भगवान से हमारा संबंध है, फला भगवान से हमारा संबंध है। हर जातियों के भगवान भी हैं, लेकिन जब मामला पॉलिटिकल पावर का आएगा तो वहां भी श्रेष्ठ जाति बन जाएगी, ताकतवर होगी, उसके लोग किसी दबेंगे नहीं। लेकिन जैसे आप कहेंगे तुमको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए क्योंकि तुम तो ताकतवर हो, कहेंगे हम तो दबे कुछ ले लोगे, हम तो शूद्र हैं। अच्छा, शूद्र का मतलब केवल दलित नहीं होते, पिछड़ी जातियां भी शूद्र हैं। वर्ण व्यवस्था में 4 ही वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, कहें हम भी शूद्र हैं। वहां क्या करें? पिछड़ेपन को बचाए रखना चाहिए। जहां आप कहेंगे तुम पिछड़े हो, कहेंगे किसी और संदर्भ में आरक्षण के अलावा, वहां कहेंगे नहीं पिछड़े थोड़े, हम तो प्रगतिशील लोग हैं। तुम लोगों धार्मिक कर्मकांडी, तुम पिछड़े हो। लेकिन जैसे आप कहेंगे फिर तुम जब शिक्षित हो गए और सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन पर ही आरक्षण दिया जाता था, जब तुम्हारा समाज भी प्रगतिशील हो गया, शिक्षा में भी तुम्हारी इतनी गुणवत्ता बढ़ चुकी है कि तुम अपने आप को हमसे ज्यादा प्रगतिशील मान रहे हो, तो फिर आरक्षण छोड़ दो। कहेंगे नहीं हम अभी पिछड़े हैं, अब विवाद हो जाएगा कि भाई इनको कैसे पता करें कब पिछड़े नहीं रहेंगे।
जैसे जैसे आप नीचे उतर रहे हैं, न्याय होना चाहिए, किसी को आपत्ति नहीं। न्याय के लिए आरक्षण देना पड़ेगा, कुछ लोग आपत्ति करेंगे। आरक्षण को जाति की जनगणना के आधार पर दे दें, जातियों की संख्या के आधार पर दे दें, एक बार जो जाति पिछड़ी बन गई हमेशा पिछड़ी बनी रहेगी, या उसका कोई फार्मूला बनाए। जैसे जैसे ये सवाल आते जाएंगे वैसे वैसे विवाद बढ़ता जाएगा। तो न्याय को आप जितना नीचे ले आएंगे टर्सरी लेवल पर, उतना विवाद बढ़ेगा। तो दुनिया में प्राइमरी लॉज पर विवाद नहीं है। न्याय होना चाहिए, समानता आनी चाहिए, सबके साथ प्रेम करना चाहिए, सारे मानवों को बराबरी के साथ ट्रीट करना चाहिए, ऐसे बड़ी बड़ी बातों पर लोग सहमत हो जाते हैं। लेकिन जब आप नीचे उतरते हैं तो उन बातों में आप पाते हैं कि सहमति का तत्व घटता चला जाता है और विवाद बढ़ते चले जाते हैं। तो दुनिया में जो लॉज हैं, एक है सैद्धांतिक और एक है व्यवहार में किसी समस्या को समाधान करने के लिए। व्यवहार में समस्या के समाधान के लिए टर्सरी लॉज इस्तेमाल किए जाएंगे, तृतीयक स्तर के। और सैद्धांतिक जो ढांचा है वो प्राथमिक स्तर का है। प्राथमिक स्तर पर किसी को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन जब लागू करने जाते हैं तो उसको व्यवहार योग्य बनाने के लिए टर्सरी लेवल पर ले आना पड़ता है। टर्सरी लेवल पर जब आते हैं तो वहीं से लॉज काम करना बंद कर देते हैं, या उनमें विरोध, उनमें मतभेद, ये सब उभरने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी आलोचना समझिएगा कि विधियों की नैतिकता की समस्या ये है कि जैसे जैसे आप विधियों को नीचे लेकर आते हैं, वैसे वैसे अलग अलग समुदाय, अलग अलग लोग अपने हितों के आधार पर उन विधियों की व्याख्या करने लगते हैं। सवर्ण उसी न्याय की व्याख्या अलग तरीके से करेंगे, बैकवर्ड उसी न्याय की व्याख्या अलग तरीके से करेंगे, दलित उसी न्याय की व्याख्या अलग तरीके से करेंगे, स्त्रियां अलग तरीके से करेंगी, उसी एक न्याय के आइडिया की व्याख्या सब अलग तरीके से करेंगे। एक संदर्भ उसको न्याय मानेंगे, दूसरे संदर्भ में वहां मौन रह जाएंगे। तो यहाँ समस्या आती है और इसमें विधियों की नैतिकता प्रभावी नहीं रह जाती। अब आइए अंतरात्मा पर वापस लौटिए। तो बीच में जो ये बात बताई वो एक किस्म का पुराने विधियों वाली नैतिकता के मॉडल पर ही वो बात थी। इसको लेकर एक रोचक उदाहरण है। दुनिया में कुछ जनजातियां जैसे सब कहते हैं ना, माता पिता से प्रेम करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, ये बात सब मानते हैं। लेकिन उनसे प्रेम किया कैसे जाएगा, आदर कैसे होगा उनका? उस बात को मानने का तरीका अलग अलग है। भारत में लोग कहेंगे माँ बाप का आदर करते हो, प्रेम करते हो, माँ बाप की बात मत काटो, जहाँ करें वहाँ शादी ब्याह कर लो, पिता और माँ का दिल मत तोड़ो। चाहे तुम्हारे लिए लड़का जो तलाश रहे हैं तो अच्छी तरह जानते हो कि ठीक नहीं है वो, फिर भी माँ बाप की इच्छा से शादी कर लो। घर में माता जी बीमार हैं, चाहते हैं तुम्हारी शादी हो जाए, तो वही 19 वर्ष के हो, लेकिन घर वाले चाहते हैं कि माँ तुम्हारे माँ रहते रहते अपने तुम्हारी शादी देख के जाए, इससे शादी कर लो। अगर नहीं किया तो इसका तुम माँ बाप से प्यार नहीं करते हो। तो भारत में प्यार करने का मायने बिल्कुल अलग है। पिता की बात मत काटो, कभी भी बहस मत करो पिता से, माता की सारी बात मान लो, सही हो या गलत। प्रेम विवाह मत करो, माँ बाप को तुम्हारे लड़का लड़की चुनने दो। भारत में प्रेम करने का मतलब ये। पश्चिम में किसी लड़के से कहोगे माँ बाप से प्रेम करते हो, नहीं कहे बहुत प्रेम करते हैं, कहेगा पिता जहाँ कहीं उससे शादी कर लोगे, कहेगा ये कौन सी बात हुई? शादी करना प्रेम का मतलब थोड़े। प्रेम करते हैं तो शादी अपनी मर्जी से करेंगे भाई, उनके साथ प्रेम करने शादी हमारे करने का क्या आपस में संबंध? नहीं मानेंगे। चले जाओ, कुछ जनजातियां हैं, एक्सट्रीम पे ले जा रहा हूँ, कुछ जनजातियां हैं जो उनके माता पिता जब बुजुर्ग होने लगते हैं उनको मार के खा जाते हैं, पका के। मानते हैं माता पिता हमारे जवान रहेंगे, बहुत बूढ़े नहीं हुए तभी मार के खा जाएंगे, तो अगले जन्म में बूढ़े पैदा नहीं होंगे, बहुत बूढ़ा कर देंगे तो बूढ़े पैदा होंगे। शरीर उनका बूढ़ा हो गया तो उनकी आत्मा जब वापस लौटेगी बूढ़ा शरीर रहेगा, ठीक नहीं है? तो वो ज्यादा दिन जिंदा मत रहने दो, और इससे मार के खा जाओ जिससे उनका अंश हमारे भीतर आ जाए। मार के खा गए, वही प्रेम करते हैं। तो माँ बाप से प्रेम करने का क्या मतलब है? एक तरफ भारत जैसा मामला है, माँ बाप जो कहे मान लो। पश्चिम जैसा मामला है, जो कहे मान लो, ये प्रेम नहीं है। यदि उनकी केयर करो, उनकी देखभाल करो, ये प्रेम है। तीसरा, माँ बाप को ही निपटा दो, क्योंकि माँ बाप से बहुत प्रेम करते हैं, उनको हम अगले जन्म में बूढ़े शरीर में पैदा नहीं होने दे सकते। उनका सारा अंश अपने भीतर लाना चाहते हैं, इसलिए वो तो उनको बिना मार के खाए होगा ही नहीं। तो कहाँ डिस्प्यूट है? माँ बाप से प्रेम करना चाहिए, इस नियम में डिस्प्यूट है? नहीं। प्रेम कैसे करना चाहिए, प्रेम का मतलब क्या है? जैसे जैसे नीचे उतरते जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है? विवाद बढ़ता जा रहा है। तो ये बात समझे तो समझे कि कैसे विधियों की नैतिकता में संकट बहुत बड़ा संकट है। खैर वापस लौटो, ये जो अंतरात्मा है क्या होती भाई? अंतरात्मा की आवाज क्या है? इसको अगर हम समझ लें तो ये वाला जो मामला है अंतरात्मा वाला, उसको भी सुलझा लेंगे। देखो, तुम्हारा पहला सवाल है अंतरात्मा क्या है, अंतरात्मा की आवाज क्या है? बहुत सारे विचारकों का मानना है कि जैसे हमारे पास नेचर ने हमको आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, ये सब ऑर्गन्स दिए हैं। देखने के लिए आंख, चखने के लिए जीभ, सुनने के लिए कान, छूने के लिए त्वचा, बहुत सारे ऑर्गन्स दिए हैं। उसी तरह एक ऑर्गन हमारे भीतर भी दिया है, सही गलत का पता लगाने के लिए। जैसे आप जीभ पर कोई चीज रखें तो आपको जीभ से पूछना नहीं पड़ता कि बताओ खट्टी है कि मीठी, तीखी है या चटपटी। आपने जीभ पर कोई चीज रखी, रखते ही जीभ बता दी इसका टेस्ट क्या है। आपने गर्म कोई चीज स्पर्श कराई त्वचा से, झांसा नहीं दे सकते त्वचा को कि मैंने ठंडी चीज स्पर्श कराई है। आपकी पट्टी बांधी और कहा देखो तुम्हारे हाथ में बर्फ दे रहा, और कोई गर्म चीज रख दी, त्वचा तुरंत बता देगी आंख बंद होने पर भी कि तुमने बर्फ नहीं कोई गर्म चीज दी है। तो जैसे हमारी त्वचा, हमारी आंख, हमारी नाक, हमारा कान, हमारी जिह्वा स्वाद, रंग, गंध, स्पर्श, ध्वनि,
इन सबको पहचानने के जरिए हैं, माध्यम है। ठीक वैसे कुछ विचारक मानते हैं कि इंसान में सही गलत को पहचानने के लिए भी एक इंद्रिय है। अक्सर तुम सुनते हो कहते हैं लोग सिक्स सेंस है, सिक्स सेंस, छठी इंद्रिय। तो एक सेंस हमारे भीतर है, जिस सेंस का काम खट्टा मीठा बताना नहीं, गर्म ठंडा बताना नहीं, उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक, सही गलत बताना है। यही जो सेंस है जो सही गलत बताता है, उचित अनुचित बताता है, उसी को अंतरात्मा कहते हैं। तो अंतरात्मा हमारे भीतर मौजूद एक ऐसी फैकल्टी है जो फैकल्टी नैतिक निर्णय देती है, किसी बात की नैतिकता अनैतिकता की पहचान करती। ठीक वैसे जैसे जिह्वा स्वाद की पहचान करती, वैसे नैतिकता अनैतिकता की पहचान करने वाली यही फैकल्टी, यही इंद्रिय अंतरात्मा है। सवाल था अंतरात्मा की आवाज क्या है? ये जो अंतरात्मा है ये बेसिकली दो तरह की आवाज निकालती है। एक तो सेंस ऑफ अप्रूवल, जैसे जीवा खट्टा है, मीठा है, तीखा है, स्पाइसी है, चटपटा है, बहुत तरह के स्वाद बताती है। वैसे अंतरात्मा दो आवाज देती है। एक आवाज से पैदा करती है आप में ग्लानि बोध, अपराध बोध, आपके अंदर एक खास किस्म का संवेग पैदा करती है, जिसमें आपको अंदर से लगता है कि अच्छा नहीं है, ठीक नहीं कर रहा, गिल्ट फीलिंग, ग्लानि बोध पैदा होता है। और दूसरा जिसमें आपको संतुष्टि, अच्छे की फीलिंग आती है, गुडनेस की फीलिंग आती है। वही जो गुडनेस की फीलिंग और ग्लानि बोध से आपको संकेतित करती, सूचित करती है कि ये काम गलत है क्योंकि ग्लानि हो रही, ये काम ठीक है क्योंकि संतुष्टि का भाव है, उसी को अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। तो दो बातें देखो, ये हमारी बाहर के इंद्रियों की तरह, सेंस ऑर्गन्स की तरह, आंख नाक की तरह एक फैकल्टी है जो नैतिक अनैतिक की पहचान करती है। जैसे आपको उदाहरण दिया था, जैसे जिह्वा एक बहिर्इंद्रिय, जीभ एक बहिर्इंद्रिय, बाहर की इंद्रिय को जो हमको दिखाई देती, आंख हमको दिखाई देती, नाक हमको दिखाई देती, जीभ हमको दिखाई देती है, बहिर्इंद्रिय। जैसे जीवा एक बहिर्इंद्रिय है जो खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा जैसे स्वाद का संदेह रहित निर्णायक ज्ञान देती। उसी प्रकार किसी निर्णय के संदर्भ में नैतिक अनैतिक का, उसी प्रकार किसी निर्णय के संदर्भ में नैतिक अनैतिक का निर्णायक ज्ञान देने वाली अंदर मौजूद इंद्रिय की तरह संकाय अंतरात्मा है। तो व्हाट इज कॉन्शियंस? Conscience is a special faculty. It is a special faculty which is inside us and which helps us in identifying what is moral and what is immoral. Similarly, as tongue is an external organ which helps us in identification of sour, sweet, bitter, tangy. जैसे हमको जीवा अलग अलग स्वाद के पहचान में सक्षम बनाती है, खट्टा मीठा, वैसे जो इंटरनल हमारी फैकल्टी है हमको मॉरल इमोरल को पहचान में सक्षम बनाती है, वही अंतरात्मा है। तो कुछ लोग मानते हैं सारी नैतिकता यहीं से पैदा हुई, क्योंकि सारे सिद्धांत विधांत उपयोगितावाद है, ये उदारवाद से बहुत बाद में आए। ये सिद्धांत इसीलिए आए कि आदमी को अंदर से सही गलत पहचानने की क्षमता थी, वो क्षमता ही नहीं होती तो हम बाहरी दुनिया में स्वादवाद समझ पाते, कभी नैतिक अनैतिक की पहचान नहीं कर पाते। नैतिक अनैतिक की पहचान हमारे पास आंख नाक कान से नहीं हुई है, इसकी पहचान की फैकल्टी अलग है। सवाल उठता है कि अंतरात्मा की आवाज क्या है? ऐसी वायस जो हमारी अंदर किसी अनैतिक काम को करने पर ग्लानि बोध या अपराध बोध, गिल्ट फीलिंग पैदा करती है, जिससे हम उस काम को ना करें, शर्मिंदगी पैदा करती है, जिससे उस काम को ना करें, वही अंतरात्मा की आवाज है। ऐसे ही
ऐसे ही अप्रूवल देके हाँ ये ठीक है, इसको करने से संतुष्टि मिली, ऐसा करके जैसे कोई दान देता है, बहुत भूखा आदमी, उसको आपने 100 रुपया दान दे दिया, उस आदमी ने आपको बहुत धन्यवाद दिया, शुक्रिया अदा किया आपका, आपके सर पे हाथ फेर दिया, कहा कि जिंदगी में तुमको कोई कमी ना हो, खुश रहो, तो आपने आपको उसने ऐसा कहा तो आपको अंदर से अच्छा लगा, कोई स्वाद नहीं मिला, कोई ऐसा नहीं कि जीवा पे मिठाई आ गई, कोई ऐसा नहीं ठंडे गर्म का स्पर्श है जिससे आप ये बात महसूस करते हैं, कोई रंग और दृश्य नहीं है, कोई ध्वनि नहीं है, अंदर फील हो रहा अच्छा, ये सहमति का भाव कि आपने अच्छा काम किया। तो एक ऐसी आवाज जो या तो अप्रूवल के माध्यम से या डिसअप्रूवल के माध्यम से किसी काम को करने ना करने के लिए हमको बताती है, या जो अपराध बोध और संतुष्टि के भाव से काम को ना करने और करने के लिए प्रेरित करती है, वही आवाज अंतरात्मा की आवाज कहलाती है, वॉइस ऑफ कॉन्शियस कहलाती है। तो वॉइस ऑफ कॉन्शियस बेसिकली दो तरीके से काम करती है, ये आवाज दो तरीके से काम करती है, आपको किसी काम से रोकना चाहती है और आपको कोई काम करने के लिए प्रेरित करती है, अंतरात्मा की आवाज। सॉल्व तक कितने तरह की होती है? ये जो अंतरात्मा की आवाज है, वॉइस ऑफ कॉन्शियस, 5 तरह की। कौन कौन सी? एक है सत्य अंतरात्मा, एक है असत्य अंतरात्मा, एक है निश्चित अंतरात्मा, एक है अनिश्चित अंतरात्मा, और एक है संदेहास्पद अंतरात्मा। ट्रू कॉन्शियंस, फॉल्स कॉन्शियंस, सर्टेन कॉन्शियंस, अनसर्टेन कॉन्शियंस और डाउटफुल कॉन्शियंस ना, तो पांचों नाम मैं अंग्रेजी में लिख दे रहा हूं। ठीक है, 5 तरह का कॉन्शियंस होता है। ये 5 तरह के जो अलग अलग कॉन्शियंस हैं, इनका क्या मतलब एक बार समझो, और इसमें से जो 4 कॉन्शियंस हैं ये तो नैतिक मार्गदर्शन दे सकते हैं, पांचवा वाला जो डाउटफुल कॉन्शियंस है वो नैतिक मार्गदर्शन नहीं दे पाता है। उसी केस में हमको ये कहना पड़ता है कि ये अंतर आत्मा का संकट है। क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस पर यूपीएससी ने सवाल पूछा है, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, अंतरात्मा का संकट है। मतलब अंतरात्मा की जो समस्या है, जैसे विधियों की समस्या हमने देखा कि ऊपर से नीचे उतरते तो गड़बड़ हो जाती है, देखा कि विधियों को आप उससे नैतिकता लाने की कोशिश करेंगे तो नैतिकता और वैधानिकता बराबर बन जाएगी, इस तरह की समस्या संकट है। उसी तरह का एक संकट अंतरात्मा के साथ भी आएगा कि सारी अंतरात्माएं आपको ये नहीं बता पाएंगी कि क्या करना चाहिए। अंतरात्मा को हम ले क्यों आए? अंतरात्मा को इसलिए लेके आए क्योंकि विधि की नैतिकता में काम नहीं करेगी, वो हमारे नैतिक विकास में सहायक नहीं है, अनैतिक आदमी भी आपको नैतिक काम करता दिखाई देगा, इसलिए अंतरात्मा को हम एक ज्यादा प्रभावी साधन के तौर पर लेके आए। अच्छा, अंतरात्मा की आवाज में भी समझ लीजिए कि अंतरात्मा की आवाज को सुप्रीम कोर्ट की तरह समझिएगा, क्योंकि परिणाम निरपेक्ष नैतिकताओं की बात आप हर जगह जानते हैं, उनमें जो नियम आएगा, जो निर्णय आएगा, उसको चैलेंज नहीं कर सकते। कांत में अगर 4 सूत्रों से कोई बात पास हो गई तो अपवाद रहित हो जाएगी, उसको चुनौती नहीं दे सकते, उसका कोई अपवाद नहीं होगा। वैसे अंतरात्मा की आवाज वाली नैतिकता पर अगर आप जाएंगे तो ये नैतिकता जो बताएगी फिर करना पड़ेगा, उसको तर्क वर्क से टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तर्क से ही आपको नैतिक अनैतिक पता करना है, तो फिर अंतरात्मा तक जाने की जरूरत नहीं, फिर तो आप विधि वाली नैतिकता में जाइए, पता कीजिए क्या तर्क से सही है क्या गलत है, इसमें क्या दिक्कत है, तर्क से पता तो कर लेंगे, लेकिन उसको करेंगे कि नहीं करेंगे इसकी गारंटी नहीं, करेंगे भी तभी जब दंड का भय होगा। सारे हमारे कानून तर्क से बनाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग तर्क से बनाए गए कानून का पालन नहीं करते। बहुत बड़ा उदाहरण लिया दहेज के कानून का, कानून बन गया, उसका पालन नहीं हो रहा है। कानून किससे बना? दहेज के खिलाफ, तर्क से। घरेलू हिंसा का कानून बना दिया उसके खिलाफ, किससे बनाया? तर्क से। घरेलू हिंसा तो अभी भी हो रही है। अस्पृश्यता के खिलाफ कानून किससे बनाया? तर्क से, लेकिन अस्पृश्यता तो कुछ अलग अलग तरीकों से भी समाज में मौजूद है। तो तर्क से कानून आप अच्छा बना लें, लेकिन उस कानून को लोग मानेंगे, उसका पालन करेंगे, इसकी गारंटी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आप दूसरी नैतिकता में आते हैं जो गारंटी दे। एक आदमी अगर अंतरात्मा होगी, अंतरात्मा वाला व्यक्ति होगा, अंतरात्मा की आवाज सुनेगा, तो जो उसकी अंतरात्मा कहेगी वही करेगा, गारंटी मिल गई। लेकिन अंतरात्मा वाला आदमी होगा तो तर्क से थोड़ा पता करेगा क्या सही क्या गलत, अंतरात्मा से ही सुनेगा। और उस तरह के मामलों में अंतरात्मा से मार्गदर्शन लेने में अगर कोई संकट खड़ा हो गया, उसका समाधान कैसे करें, क्योंकि तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो इसलिए इस नैतिकता में एक चुनौती आई। खैर, पहले समझ लेते हैं 4 कॉन्शियस कौन से हैं जो काम करेंगे। अब 5वां जो काम इसको करना है, सुप्रीम कोर्ट है, फैसला ही नहीं देगा। अब सुप्रीम कोर्ट किस काम के फैसला नहीं दे, 4 सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला दे देंगे, 5वां देगा ही नहीं, तो फिर उसमें दिक्कत आएगी। तो क्या क्या है? जो ट्रू कॉन्शियंस है,
ट्रू कॉन्शियस फॉल्स कॉन्शियस। ट्रू कॉन्शियस फॉल्स कॉन्शियस का मतलब है कि अगर आपका कॉन्शियस वही बात बताता है जिसको बाहर कॉरेस्पॉन्डेंस से कोहेरेंस से, ये दो सत्य के सिद्धांत हैं, माना जाता है अंतरात्मा से सत्य की आवाज आती है, यानी आपने सुना था। और आज हमारे पास सत्य को पहचानने के क्या तरीके हैं? आज हमारे पास सत्य को पहचानने का तरीका है संवादिता और सशक्तता सिद्धांत। ये दो थ्योरीज पढ़ाने नहीं जा रहा हूं उसको, लेकिन आपको बहुत ब्रीफ में बता दूं। संवादिता सिद्धांत कहता है जैसे आप कहें कि ये मोबाइल है या मेज पर मोबाइल है, तो आप इस कमरे में आइए, मेज पर देखिए, अगर मोबाइल मिल गया तो मेरा कथन सत्य है। जैसा मैंने बोला उसी तरह की वस्तुस्थिति आपको बाहर मिल गई तो सत्य है आपका कथन। अगर मैंने कहा मेज पर मोबाइल, आप आए, यहाँ देखा सारा मेज पर, कहीं मोबाइल नहीं दिखा, तो कथन सत्य है। तो सत्यता का पता लगाने का ये संवादिता सिद्धांत क्या कहता है? कोई जैसी बात कही जा रही वैसी बाहरी दुनिया में चीज मिल गई तो सत्य, वैसी चीज नहीं मिली तो असत्य। जैसे मैं कहूं कि मेरा घर का एड्रेस है अमित कुमार सिंह, A4 420, टावर नंबर A4, फ्लैट नंबर 420, कह दूं सिविल लाइंस, नॉर्थ दिल्ली, दिल्ली 11007। अब ये जो मैंने लिखा ये पता सत्य है कि नहीं कैसे पता चले? इस पते पर मैं एक चिट्ठी डाल दूं, आप डाल दीजिए इस पते पर चिट्ठी, अमित कुमार सिंह A4, टावर नंबर A4, हाउस नंबर 420, सिविल लाइंस, नॉर्थ दिल्ली 11007, डाल दीजिए चिट्ठी। डाकिया निकालेगा जब चिट्ठी को पता मिलेगा, क्या मिलेगा? दिल्ली जैसी कोई जगह है कि नहीं? मिल जाएगा, है। 11007 जैसा पिन कोड है कि नहीं? है। नॉर्थ दिल्ली जैसी जगह है, सिविल लाइंस जैसी जगह है, हाउस नंबर 420 है। A4 टावर जैसा कोई टावर है। चिट्ठी पहुंच गई। लेकिन मान लीजिए मैंने एक दूसरा पता लिखा, भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ स्वर्ग, डाल दी चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में। डाकिया ने निकाला, स्वर्ग देखा, स्वर्ग से कुछ मिला नहीं, स्वर्ग कहां? वैकुंठ कुछ मिला ही नहीं। क्षीर सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर तो मिला, क्षीर सागर मिला ही नहीं। शेषनाग के ऊपर तमाम नाग तो टहल रहे हैं, मांबा टहल रहा है, ब्लैक मांबा टहल रहा है, करेक्ट टहल रहा है, वाइपर टहल रहा है, कोबरा टहल रहा है, शेषनाग कहीं नहीं मिला, लक्ष्मी जी भी नहीं मिली। तो आपने जो पहला पता लिखा अमित कुमार सिंह, हाउस नंबर 420, और उसमें सिविल लाइंस, नॉर्थ दिल्ली, वो तो मिल गया। इसका मतलब पहला पता सत्य है, दूसरे पते से ऐसी कोई चीज नहीं मिली, असत्य है या मीनिंगलेस है। तो एक सिद्धांत है जो कहता है when you speak something, when you write something, when you tell something, there must be a corresponding reality outside world, in outside world. If that outside reality matches with your speech and word, then your statement or speech is true. आप जब कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ लिखते हैं, तो उसके साथ अगर बाहरी दुनिया में कोई चीज मैच कर जाए, मिल जाए, तो आपकी बात सच। वैसी कोई चीज ना मिले तो आपकी बात सत्य नहीं। इसको करस्पॉन्डेंस कहते हैं। ऐसी दूसरी सिद्धांत है संसक्तता, कोहेरेंस थ्योरी, उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो हमारे पास आज सत्य असत्य को जानने के कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत है, कौन सी चीज सच है, कौन सी चीज गलत है, उसको जानने के कुछ ऐसे सिद्धांत है। मान लीजिए आपकी कॉन्शियस ने कुछ बताया और बात बाहर से मैच नहीं की, तो आपका कॉन्शियस फॉल्स कॉन्शियस है। जैसे आपके कॉन्शियस ने बताया कि गाय पवित्र पशु, आपकी अंतरात्मा से आवाज आई गाय पवित्र पशु, लेकिन बाहर आपने पवित्र पशु जैसी कोई चीज नहीं, पशु तो मिल गया आपको, पवित्र है, पवित्र जैसी कोई चीज नहीं, तो योर कॉन्शियस इज नॉट ट्रू। आप तो देख रहे हैं उसमें पवित्रता, लेकिन ना मुसलमान देख रहा, ना ईसाई देख रहा, ना अमेरिकी देख रहा, ना यूरोपी देख रहा है। आप कहेंगे कि बाहर मेज पर मेरा मोबाइल है, आप यूरोपी आदमी को बुला लीजिए, वो भी जाएगा, मोबाइल मिल जाएगा। अमेरिकी बुलाए, उसको मोबाइल मिलेगा, भारतीय बुलाइए, वो भी मोबाइल देख लेगा। आप आदमी बदलते जा रहे हैं, अमेरिकी, भारतीय, यूरोपी, मोबाइल मिल रहा है, लेकिन आप कहेंगे गाय पवित्र पशु है। इस बार तो अमेरिकी कहेगा नहीं, को पवित्रता तो नहीं दिखाई दी, बट पर्सन हु इज हिंदू और उसका कॉन्शियस कह रहा है नहीं तो पवित्र है, तो हम कहेंगे फैक्चुअली तो ये बात सही नहीं है, लेकिन एक हिंदू की अंतरात्मा से आवाज आ रही है, दिस इज फॉल्स कॉन्शियस, ये असत्य अंतरात्मा की आवाज। असत्य अंतरात्मा की आवाज में भी आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। ये सिद्धांत कहता है कि असत्य अंतरात्मा तभी सुनना चाहिए। भगवान को आप मानते हैं, आपकी अंतरात्मा से भगवान के बारे में कोई आवाज आई, भगवान को आज तक किसी ने देखा नहीं, उसको सत्य सिद्ध नहीं कर सकते आप, हालांकि फॉल्स में पूर्ण नहीं आएगा भगवान को, फिर भी आपको अंतरात्मा की आवाज मान। दूसरा ट्रू कॉन्शियस। ट्रू कॉन्शियस क्या है? आपकी अंतरात्मा से आवाज आई, यार हर आदमी बराबर है, जात धर्म सब बकवास है। अब बाहर पता चला कि लोकतंत्र भी यही मानता है, उदारवाद भी यही मानता है, तो आपका कॉन्शियस जो बता रहा है वो सही भी है कि आदमी जब देखते उसमें जाति थोड़ी चिपकी दिखाई देती, तो बताता है जब अपनी जात पता कर पाते, आदमी जाति नहीं दिखाई देती। तो दिस इज ट्रू कॉन्शियस, इसका पालन करना चाहिए। तो कॉन्शियस जब फॉल्स होगा तो इसका फैक्चुअली नहीं, फैक्चुअली नहीं कहना चाहिए कि फॉल्स कॉन्शियस इज कॉन्शियस व्हिच इज नॉट कंसिस्टेंट विद आउटसाइड रियलिटी। बाहर की दुनिया में जो सच्चाई मानी जा रही है उसके साथ ही कंसिस्टेंट नहीं है, देयरफॉर इट इज फॉल्स, बट स्टिल यू विल हैव टू ओबे इट। सिमिलरली अ ट्रू कॉन्शियस इज कॉन्शियस जो बाहर की रियलिटी से मैच कर रहा है, इसका पालन करना चाहिए। तो ये दोनों कॉन्शियस, इसमें एक में तथ्यात्मक दशा से संगत अंतरात्मा की आवाज, और ये है
तथ्यात्मक दशा से असंगत अंतरात्मा क्या है? ये वाली जो तथ्यात्मक दशा से असंगत है, ये बाबाओं बहुत फिट बैठती है। संन्यास ले लेना चाहिए जिंदगी में 50 साल के बाद, वानप्रस्थ कर देना चाहिए, ये कोई फैक्चुअल बात नहीं है। लेकिन अगर एक आदमी के अंदर से आवाज आ रही मुझे संन्यास लेना चाहिए, उसको अपने अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, चले जाना चाहिए संन्यास। विवेकानंद के अंदर से अगर आवाज आए कि मुझे ऐसा जीवन जीना चाहिए, फैक्चुअली आप उसको सही नहीं ठहरा सकते कि तथ्यात्मक रूप से कोई ऐसी बात है तुमको सन्यासी बन जाना चाहिए। आवाज है तो आवाज है, उसका विवेकानंद पालन करेंगे। तो फॉल्स कॉन्शियस भी उतना ही प्रभावी है जितना ट्रू कॉन्शियस। बहुत सारे ऐसे कॉन्शियस जो जिंदगी में अपना रास्ता चुनते हैं, उनको आप किसी तथ्य से संगत नहीं ठहरा सकते, लेकिन वो प्रभावशाली, बहुत बदलाव किया दुनिया में उन्होंने। बड़े बड़े संत महात्मा हैं जो सब इस बात को मान के दुनिया में एक रास्ते पर चल पड़े, उनका कॉन्शियस है, लेकिन उसको वो किसी तथ्यात्मक दशा से सिद्ध नहीं कर सकते। ऐसे ही एक कॉन्शियस है सर्टेन कॉन्शियस, जिसमें आप जो बात समझ रहे होते हैं उसमें आपको कोई डाउट नहीं है, एक ही निर्णय आ रहा है आपके अंतरात्मा से। अंतरात्मा से एक ही आवाज आ रही है कि पहलगाम में जो हुआ गलत, गजा में जो हो रहा है गलत हो रहा है, एक ही आवाज है, क्वाइट सर्टेन अबाउट इट। सो दिस इज सर्टेन कॉन्शियस। दूसरा है अनसर्टेन। यू आर नॉट सो सर्टेन अबाउट योर चॉइस, बट यू हैव टेकन एवरी केयर टू एलिमिनेट प्रोबेबल एरर्स। आप में एक आवाज तो नहीं आई, एक ज्यादा आवाज आई। मान लीजिए अंबेडकर में 2 आवाज आ जाती, यार मैं जो भाषण लिख रहा हूं उससे हिंदुओं के खिलाफ बहुत अटैक कर रहा हूं। अगर जाति पात तुड़क मंडल के लोग जो मुझे भाषण देने के लिए बुला रहे हैं पंजाब में, तो कह रहे थोड़ा बदलाव कर लो, अपना स्टैंड मत बदलो, लेकिन थोड़ा बदलाव कर लो, लोगों की भावना मत करो। तो बात उनकी ठीक है, लेकिन जाति को तोड़ने के लिए समझौता नहीं करना, ये बात भी ठीक है। तो आवाज तो 2 आई, एक ज्यादा आई, लेकिन अंततः एक आवाज ने विजय प्राप्त। और आपने समझा कि देखो, अगर हम इतना लोगों के बारे में सोचते रहेंगे कि किसकी भावना हाथ होती है किसकी नहीं, तो सच ही नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, कुछ लोगों की भावना हाथ होती है तो वो हम बोलेंगे वही जो सच है। दो देयर टू वॉइसेस और मोर देन वन वॉइस, बट स्टिल यू eliminated other voices and reached onto a conclusion which in your opinion is correct one. तो हम कहेंगे जो अनसर्टेन कॉन्शियस है ये भी ठीक है, इससे भी आपको काम करना चाहिए। हमेशा जिंदगी में एक ही आवाज नहीं आई, लेकिन अगर आप ज्यादातर आवाजों को हटा के किसी एक आवाज तक पहुंच सकते हैं, यू शुड लिसन योर वॉइस ऑफ कॉन्शियस। अनसर्टेन कॉन्शियस बहुत बार ऐसा हमारे दिमाग में आता है, मैं एक डॉक्टर हूं, एक ही सीट मेरे पास है हॉस्पिटल में, एक ज्यादा बीमार आदमी है जिसके बचने की संभावना कम है, एक आदमी जिसके बचने की संभावना ज्यादा है, कम बीमार है, कम बीमार आदमी का इलाज भी शुरू कर तो उसके बचने की संभावना बहुत ज्यादा है। दूसरा आदमी ज्यादा बीमार है, उसके बचने की संभावना कम है, बहुत ज्यादा बीमार है, मैंने ज्यादा बीमार आदमी हॉस्पिटल एडमिट कर दिया। दूसरे वाले कहा भाई दूसरा हॉस्पिटल देखो, कहीं और जाओ, इनको तुरंत जरूरत है। यद्यपि मुझे कई बार लगता है कि आदमी मर सकता है, इसका इलाज करके कोई फायदा नहीं होगा, ज्यादा चांसेस मर जाएगा, स्टिल आई एडमिटेड दैट पर्सन। अनसर्टेनिटी थी, किसको एडमिट करें, लेकिन कॉन्शियस ने आखिर में वो आदमी जो ज्यादा बीमार था उसके पक्ष में निर्णय लिया, क्योंकि आपने अलग अलग तरीकों से सारे प्रोबेबल जो एलिमिनेशन के तरीके हो सकते थे उनसे और जो मरीज थे उनको एलिमिनेट कर दिया, किसी ने किसी आइडिया से, किसी ने किसी आर्गुमेंट से। दिस इज अनसर्टेन कॉन्शियस। ये 4 कॉन्शियस ऐसे हैं, 4 कॉन्शियस ऐसे हैं जिनसे आपको क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस नहीं होता, अंतरात्मा का संकट नहीं होता, अंतरात्मा सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करती रहती है। लेकिन 5वां कॉन्शियस जो है विच इज डाउटफुल, यहां आप में आवाज एक से ज्यादा आती है और सारी आवाज बराबर ताकतवर आपको लगती है। आपको लगता है हमको अपने हिंदू होने वाली आवाज भी सुननी चाहिए, हमको अपने नागरिक होने वाली आवाज भी सुननी चाहिए, भारतीय होने वाली आवाज भी सुननी चाहिए, इंसान होने वाली आवाज भी सुननी चाहिए, एंड ऑल दीज वॉइसेस आर सीम टू इक्वली पावरफुल। So which voice I should give preference to? I am doubtful about it. आप में एक से ज्यादा पहचान है, आप एक से भारतीय भी हैं, इंसान भी हैं, हिंदू भी हैं, नागरिक भी हैं, बहुत सारी आइडेंटिटीज आप समेटे हुए, और उन अलग अलग आइडेंटिटीज का टकराव हो रहा है और आपकी अंतरात्मा डिसाइड नहीं कर पा रही किसको हम सही माने, डाउटफुल है, इसमें अंतरात्मा निर्णय नहीं ले पाती। तो ये है संदेहास्पद। डाउटफुल वॉइस ऑफ कॉन्शियस। मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरे घर के कोई सदस्य बहुत बीमार हैं, शहर में उसी समय कोई बहुत बड़ा तनाव हो गया है, मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ, दोनों जगह मुझे जाना है। एक आवाज मेरी कह रही माँ के पास जाओ, एक आवाज कह रही नहीं शहर में जहाँ समस्या है वहां जाओ, और मैं इनडिसाइसिव, माँ का बार बार फोन आ रहा है कि तुम चले आओ, आई एम इनडिसाइसिव। तो ये जो अंतरात्मा की आवाज है
जहां मैं डिसाइसिव नहीं, मुझे दोनों बातें बराबर ताकतवर लग रही, इसी को हम कहते हैं अंतरात्मा का संकट। एक से ज्यादा संभावित निर्णयों की स्थिति में सभी प्रकार की त्रुटियों को हटाने के बारे में यदि अंतर आत्मा आश्वस्त नहीं और इस कारण किसी एक निर्णय का पक्ष नहीं ले सकते, कहते हैं कॉन्सेंसस अनेबल टू इलिमिनेट और रिमूव ऑल प्रोबेबल एरर्स फ्रॉम डिसीजंस। आपने प्रयास किया लेकिन आप ये सर्टेन नहीं है कि आपने सारे एरर्स को हटा दिया जिस निर्णय को आप ठीक सोच रहे हैं, तो फिर वो कहेंगे अंतरात्मा का संकट पैदा हो, अंतरात्मा संदेहास्पद है। तो एक से ज्यादा संभावित निर्णयों की उपस्थिति में सभी प्रकार की त्रुटियों को हटाने के बारे में अंतरात्मा स्पष्ट नहीं है और इस कारण किसी एक निर्णय का पक्ष नहीं ले सकती, तो ऐसी संदेहास्पद अंतरात्मा अंतःकरण का संकट उत्पन्न करती है। इसमें पीछे वाले में जाओगे तो इस तरह से कह सकोगे यहाँ जो अनसर्टेन है ना, इसमें क्या है, आपको लगता है कि आपने संभावित त्रुटियों को हटा दिया, पूरी तरह सर्टेन तो नहीं, तो उसको हम कहेंगे अनसर्टेन। लेकिन जहां आप सारी संभावित त्रुटियों को हटाने के बारे में श्योर नहीं है, तो वहां आप डिसीजन नहीं ले पाए। और अंतरात्मा का काम क्या था, निर्णायक डिसीजन देना। तो जब आप निर्णायक डिसीजन तक पहुंच ही नहीं पाए तो अंतरात्मा अपना काम नहीं कर पाई, अपना काम नहीं कर पाई तो कहेंगे अंतरात्मा का संकट है, यहाँ नैतिकता फेल कर लगी। तो इस तरीके से एक क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, अंतरात्मा का संकट, एक वो दशा है वेयर यू आर अनेबल टू रिमूव ऑल काइंड ऑफ प्रोबेबल एरर्स व्हिच माइट बी देयर इन योर डिसीजन मेकिंग, जो आपके निर्णयों में हो सकते हैं। अच्छा, और क्या अंतरात्मा का समस्या, ये तो हो गई एक बात की कैसे अंतरात्मा कब काम नहीं करेगी। तो एक संकट तो है कि सब समय काम ही नहीं करेगी। दूसरे कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की, सम पीपल हु क्रिटिसाइज दिस मॉडल, स्टेटिंग दैट एक्चुअली conscience is not an independent voice, it is basically a kind of voice which is conditioned। कोई ये निष्पक्ष आवाज नहीं है, ये कंडीशनड आवाज है। हिंदू में अलग आएगी, मुसलमान में अलग आएगी, सिख में अलग आएगी, ईसाई में अलग आएगी। आपकी परवरिश कैसी है वैसे आप में अंतरात्मा की आवाज आएगी। परवरिश बदल दीजिए, अंतरात्मा बदल जाएगी। किसी मुसलमान को कभी गाय खाने पर अंतरात्मा की आवाज नहीं आती, हिंदू को आती है। ये संन्यास का आइडिया केवल हिंदुओं में आता है कि हमको संन्यास लेना चाहिए, ईसाइयों में नहीं आता, या कहते हैं ईसाइयों के बजाय किसी सिख समुदाय मान लीजिए नहीं आता। तो हम कहेंगे इसका मतलब है कि सारा अंतरात्मा का जो वायस है वो कॉन्स्ट्रक्टेड है, बनाया गया, गढ़ा गया है। तो फिर तो ये निष्पक्ष नहीं हुआ ना। इसका पालन करने पर आप किसी न किसी तरह के धार्मिक सांस्कृतिक पक्षपात का शिकार है। भारत में औरतों को जिंदा जलाया जाता था सती प्रथा में, बहुत सारे नैतिक लोगों में कभी अंतरात्मा की आवाज नहीं आई कि गलत है, अन्यथा बहुत नैतिक लोग थे, ये तो अंतरात्मा की आवाज नहीं आती थी, क्योंकि आप उसको देखते हुए बड़े हुए थे। आपको उस कुरीति को कभी कुरीति समझाया नहीं, आपको कहा कि तुम्हारा कल्चर है। जब आपको कुछ चीज कल्चर की तरफ बता दी जाती है तो कई बार आप में उसका एक्सेप्टेंस बन जाता है, और वो अगर कुरीति भी हो तो भी आप में अंतरात्मा की आवाज नहीं बोलती। इस तरह की समस्याएं इसके साथ आएंगी। ये तो सब्जेक्टिव वॉइस हो सकती है। एक मल्टीकल्चरल देश में अगर आप अंतरात्मा की आवाज को प्रशासनिक नैतिकता का आधार बनाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉरलिटी का आधार बनाएंगे, तो बेसिकली आप धर्म, संस्कृति, संप्रदाय से जो व्यक्ति का मनोविज्ञान दूषित है उस नैतिकता को उसको लोक प्रशासन में इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अपने सारे बायसेस लेके आ जाएगा अंतरात्मा के नाम पर। अलग अलग आदमी का अंतःकरण अलग अलग बात कहेगा, संविधान की नैतिकता का पालन कैसे करेगा, एकरूपता कैसे आएगी, सारी नैतिकता सब्जेक्टिव बन जाएगी। क्योंकि अंतरात्मा का कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं। आपके अंतरात्मा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट है, वही बात सही है। यू आर नॉट सपोज्ड टू गिव जस्टिफिकेशन टू prove that your voice of conscience is correct. Merely being it voice of conscience is sufficient to claim that it is moral. In this scenario, it will lead towards subjectivity in decision making. तो बहुत ज्यादा आत्मनिष्ठता की तरफ ले जाएगी आपकी अंतरात्मा की ये थ्योरी। इस तरह की समस्या का समाधान कैसे करेंगे, इसका हमारे पास कोई सीधा जवाब नहीं है। तो ये दिक्कत है। ये हमने इसी आधार पर आलोचना की। ये सवाल यूपीएससी में पूछा भी गया है कि अंतःकरण से निर्णय ले दोगे तो पूरे प्रशासनिक ढांचे में सब्जेक्टिविटी भर जाएगी, कोई भी यूनिफॉर्मिटी, कोई एक जैसी कार्य संस्कृति सब नहीं बचेगी। और इसके अलावा अंतरात्मा के बारे में जो एक और चुनौती है कि अंतरात्मा की नैतिकता चूंकि इसको रेक्टिफाई नहीं किया सकता, आपके अंतरात्मा ने जो कहा उसको सच मानना हो, तो मान लीजिए कोई आदमी किसी रूढ़ी का कुरीति का शिकार हो, कोई गलत बात मानता हो, तो बाकी सारी नैतिकता इसको छोड़ती कि आप इस तर्क से सिद्ध कर दीजिए कि तर्क गलत है, या तर्क से सिद्ध कर दीजिए बात गलत है, बौद्धिकता सिद्ध कर दीजिए बात गलत है, मान लेंगे, परिणाम उसका खराब है हम मान लेंगे,
इसमें तो कोई मानेगा ही नहीं, कहेगा बस अंतरात्मा की आवाज तो है। तो आप कोई परसुएशन, कोई अनुनय, कोई बदलाव ये सब नहीं कर सके। इस कारण से भी कहा जाएगा कि अंतरात्मा की आवाज को नैतिकता के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में चुन के अगर आप लोक प्रशासन नैतिकता लाने की कोशिश करेंगे, लोक प्रशासन नैतिकता तो जाएगी, लेकिन हर आदमी की नैतिकता अलग अलग हो सकती है, उसके जात धर्म के आधार पर उसका निर्णय अलग अलग हो सकता है, एकरूपता नष्ट हो जाएगी, अनुशासन नहीं होगा। ऊपर वाला आदमी अंतरात्मा से निर्णय लेगा, उसके नीचे वाला सबॉर्डिनेट कहेगा हमारी अंतरात्मा गवाही नहीं दे रही, मानेगा नहीं, आदेश नहीं माने। तो जो अनुक्रम पदानुक्रम का पूरा मॉडल है, हायरार्की, कमांड स्ट्रक्चर, ऊपर वाला जो बात है नीचे वाले को मानिए, अंतरात्मा से कैसे मनवा लोगे? अगर नीचे वाले की अंतरात्मा जब नहीं कह रही है तो नहीं मानेगा। इस तरह की समस्याओं के कारण ये मॉडल भी पूरी तरह फुल प्रूफ नहीं है। तो अब इन दोनों का कोई मिलाजुला रूप अगर बन जाए, कुछ जगह विधियां कुछ जगह अंतरात्मा, तो शायद कोई ऐसा नैतिक मॉडल बन सकता है, लेकिन उसमें दिक्कत है, मिलाजुला रूप क्या होगा, कौन तय करेगा कहाँ अंतरात्मा काम करेगी, कहाँ विधियां काम करेंगी, इनका सेपरेशन कैसे होगा? इसका अगर आपके पास कोई कॉन्क्रीट मॉडल हो तो बात बनेगी, लेकिन अगर अंतरात्मा वाली नैतिकता वाला आदमी तो विधि को क्यों मानेगा, विधि वाला आदमी अंतरात्मा को क्यों मानेगा? तो मॉडल ही अलग अलग। गांधी की बात ब्रिटिश नहीं सुनेंगे कि अंतरात्मा से दुनिया चले, ब्रिटिशों की बात ब्रिटिशर्स की बात की, कानून का शासन विधि का शासन उसको गांधी नहीं मानेंगे, तो ये होगा कैसे, कॉम्प्लीमेंट कैसे? ये एक रियल चैलेंज है जिसका कोई सीधा समाधान हमारे पास नहीं है। इस कारण ये नैतिकताएं अपवाद रहित रूप से आपका मार्गदर्शन नहीं कर पाए। तो ये पूरा टॉपिक था, मैंने आपको बता दिया। इसको कुछ और बातें इसकी अपनी गाइड से किताब से पढ़िएगा। तो यूनिट 6 को भी